नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से कविता घर की याद शुरू करेंगे। चलिए इसका भाव समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम सूचियों और बुलेट पॉइंट्स को पीछे छोड़कर एक बहुत ही गहरे और भावुक सफर पर चलने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, लगातार गिरती हुई बारिश, एक सर्द रात और एक पुराने गांव के घर की याद। बिल्कुल यही वो माहौल है जिसे मशहूर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी मार्मिक कविता घर की याद में पिरोया है। आज हम इस कविता की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे एक आज़ादी के दीवाने के उन बलिदानों के बारे में जो अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में कहीं छिपकर रह जाते हैं। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। देखिए, ये कोई आम बारिश नहीं है। दृश्य एक ठंडी अंधेरी रात का है, जहां हमारे कवि जेल की एक काल कोठरी में अकेले कैद हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और अंदर लगातार गिरता ये पानी कवि के मन में पुरानी यादों का एक गहरा तूफान खड़ा कर रहा है। असल में ये बारिश ही वो ट्रिगर है जो इस पूरी कविता और कवि के मन में छिपी उदासी को बाहर ले आती है। अब इस कविता के असली दर्द को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर 1942 में जाना होगा। यही वो साल था जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूरे चरम पर था। एक सच्चे गांधीवादी होने के नाते भवानी प्रसाद मिश्र जी ने आज़ादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये कि कवि का ये अकेलापन कोई साधारण दुख नहीं है। ये हमारे देश की आज़ादी के लिए चुकाई जा रही एक बहुत ही असल और प्रत्यक्ष कीमत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बरसात की रात की, जो कवि की इस तात्कालिक दुनिया यानी उस जेल की कोठरी का हिस्सा है। यहाँ बाहर हो रही बारिश और कवि के मन के भीतर के तूफान के बीच एक गजब का कनेक्शन है। बाहर तो बादलों से पानी बरस ही रहा है, लेकिन अंदर कवि के प्राण और मन यादों के सैलाब से घिर चुके हैं। ये जो भौतिक बारिश है ना, ये सीधे तौर पर भावनाओं की बाढ़ में मिल गई है। जैसे जैसे पानी की बूंदें गिर रही हैं, बिल्कुल एक फिल्म की तरह कवि की आंखों के सामने अपने दूर बैठे परिवार और घर के चेहरे उभरते जा रहे हैं। जेल की इन दीवारों से निकलकर अब हम चलते हैं कवि की उस आंतरिक दुनिया में जहां भाई बहनों का अटूट प्रेम बसता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प तुलना की गई है। कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं। उन्होंने भाइयों को भुजा कहा है, यानी अपार शक्ति, मेहनत और एक दूसरे के मजबूत सहारे का प्रतीक। जैसे हमारी बाहें हर मुश्किल में साथ देती हैं, वैसे ही भाई हर सुख दुख में ढाल बनकर खड़े हैं। और दूसरी तरफ है बहनें, जो प्यार का साक्षात रूप है। उनके भीतर असीम ममता और स्नेह भरा है। ये जो सोच का अंतर है ना, ये परिवार के मजबूत और प्यार भरे ताने बाने को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। अब जरा इस दृश्य के दर्द को महसूस कीजिए। सावन का महीना है, वही समय जब रक्षाबंधन आता है। विवाहित बहनें बड़ी उम्मीद और खुशी के साथ अपने मायके यानी बाप के घर आती हैं। लेकिन यहाँ कवि ने घर को परिताप का घर यानी दुखों का घर कह दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बहन इस आस में घर आती है कि भाइयों के साथ खुशियां मनाएगी, तो उसे पता चलता है कि उसका 5वां भाई तो जेल की सलाखों के पीछे है। ये सच जानते ही वो खुशियों भरा घर अचानक पीड़ा और दुख के मातम में बदल जाता है। इस परिवार के केंद्र में एक और बहुत ही खास इंसान है, एक अनपढ़ लेकिन बेहद स्नेहमयी माँ। उनका निस्वार्थ प्यार इस कहानी का अगला पड़ाव है। माँ के लिए जो विरोधाभास यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो सच में आंखें नम कर देता है। कवि की माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। लेकिन जरा सोचिए, क्या माँ के प्यार को किसी भाषा या लिपि की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। उनकी ममता की धारा इतनी तेज है कि वो जेल के उस अंधेरी और एकांत कोठरी तक बिना किसी चिट्ठी के पहुंच जाती है। माँ का वो सीधा साधा आध्यात्मिक स्वभाव कवि के लिए उस मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। बस माँ की गोद के बारे में सोचने भर से उनका सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। ये जो पारंपरिक लोक कलाओं जैसी सादगी है ना, ये सीधा कवि की ग्रामीण जड़ों से जुड़ती है। ये हमें दिखाती है कि माँ का निस्वार्थ प्रेम कितना ज़मीनी और सच्चा है। यह हमें याद दिलाती है कि जो भावनाएं सच्ची होती हैं, उन्हें किसी दिखावे की मोहताज नहीं होना पड़ता। माँ की ममता के बाद अब बात करते हैं पिता के उस छिपे हुए दुख की, जहाँ बाहर एक पहाड़ जैसी शक्ति है लेकिन भीतर एक गहरी नमी। कवि ने अपने पिता का जो चित्र खींचा है वो सच में कमाल का है।
एक तरफ उनकी गजब की शारीरिक ऊर्जा है, वे मौत के सामने भी नहीं डरते, शेर के आगे डट जाते हैं। उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना है और काम करने की रफ्तार किसी तूफान जैसी। बुढ़ापा तो जैसे उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी भावनात्मक नाजुकता है। इतना कड़क इंसान जब देखता है कि उसका 5वां बेटा घर पर नहीं है तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट पिता के उस असीम प्रेम को दिखाता है जिसे वो अक्सर छिपाकर रखते हैं। आइए उनकी सुबह की दिनचर्या को थोड़ा और करीब से देखते हैं। रोज सुबह उठकर पिताजी गीता का पाठ करते हैं। उसके बाद पूरे 260 दंड पेलते हैं और भारी मुग्दर को दोनों हाथों से हवा में घुमाते हैं। ये सब एक बेहद ऊर्जावान और फिट इंसान की निशानी है। लेकिन दिल दहला देने वाला पल तब आता है जब वे कसरत के बाद पसीने से तरबतर छत से नीचे आते हैं। परिवार को एक साथ देखते हैं, पर भवानी वहां नहीं है। अचानक उनकी वो सारी शारीरिक ताकत उन आंसुओं के सामने घुटने टेक देती है। इस चर्चा के अंतिम और सबसे मार्मिक हिस्से पर आते हैं, जहां सावन एक संदेशवाहक बन जाता है, जो कवि का काव्यात्मक समाधान है। सावन को दिए गए ये निर्देश असल में एक बेटे की अपने माता पिता को तड़प से बचाने की एक हताश कोशिश है। कवि बारिश से कहता है कि जाओ और मेरे घर जाकर एक मनगढ़ंत लेकिन खुशी भरा पैगाम दो। सावन को हिदायत दी जाती है कि वो जाकर कहे, भवानी मजे में है, सूत काटने में मगन है, खूब खा पी रहा है और एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त क्या है? शर्त यह है कि सावन गलती से भी कवि की असलियत ना बता दे। वो ना बताए कि यहाँ कवि उदास है, गुमसुम है और अकेलेपन में टूट चुका है। वो किसी भी कीमत पर अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और यहीं पर भाषा का जो जादू देखने को मिलता है वो अतुलनीय है। यमक अलंकार का कितना शानदार इस्तेमाल किया गया है। एक ही शब्द बस को 3 बिल्कुल अलग अलग मायनों में पिरोया गया है। पहला, बस यही है, यानी बस इतनी सी बात है कि मैं घर पे नहीं हूं। दूसरा, बड़ा बस है, जो दिखाता है कि ये कोई छोटी बात नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी लाचारी और बेबसी है। और आखिर में इस बेबसी ने उनके जीवन को पूरी तरह से विरस या बेजान कर दिया है। सोचिए, एक इतने छोटे से शब्द में लाचारी का कितना भारी बोझ समाया हुआ है। ये कविता की सबसे भावुक और आखिरी पुकार है। हे सजीले हरे सावन, तुम बरस लो वे न बरसे। यहाँ कवि सावन से एक प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम जितना चाहो उतना बरसो, दिन रात बरसो, पर बस इतना ध्यान रखना कि मेरे माता पिता की आंखों से पानी न बरसे, वे अपने इस 5वें बेटे के लिए तड़पे नहीं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी की वो निस्वार्थ इच्छा है, जहां वो खुद चाहे कितने भी कष्ट सहे, पर अपने परिवार को हर दुख से बचाना चाहता है। तो ये पूरी चर्चा हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। एक आज़ाद मुल्क की असली कीमत आखिर होती क्या है? क्या सबसे बड़ा बलिदान जेल जाना और अपनी आज़ादी खोना है, या फिर अपने पीछे छूट गए उस परिवार की गर्माहट, उन छोटी छोटी खुशियों और उस प्यार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना है? ये कविता हमें एहसास कराती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े मैदानों में नहीं लड़ी गई, वो अनगिनत परिवारों के आंसुओं और जेल की उन सर्द तन्हा रातों में भी लड़ी गई थी। इन गुमनाम बलिदानों को सोचकर मन सच में श्रद्धा से भर जाता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।